नमस्कार, मैं आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज आप देख सकते हैं जो मेहमान हमारे साथ कैमरे में बैठी हुई हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। जी हाँ, इस बात की जीती जागती सबसे बड़ी उदाहरण अब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ये प्रेरणा की स्रोत है, क्योंकि इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को हराया, 8 बार अबॉर्शन हुए, 9वीं बार प्रेगनेंसी होनी थी कि नहीं हुई, ब्रेस्ट कैंसर से को इन्होंने हराया, और उसके बाद 65 साल की उम्र में इन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट अचीव किया। लोग 40 साल 50 साल के बाद कहते हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे। उनके लिए ये जो हमारे साथ कैमरे में जागृति वर्मा मैम बैठी हैं, प्रेरणा की स्रोत हैं। तो सबसे पहले चाहेंगे मैम अपने बारे में आप खुद बताएं दर्शकों को। मैं जागृति वर्मा, और पहले मेरी पढ़ाई ओबरा में मिर्ज़ापुर में हुई। वैसे तो कई जगह हुई, हम लोग के ट्रांसफ़र होते रहते थे हमारे फादर के। तो लास्ट पढ़ाई मेरी ओबरा मिर्ज़ापुर से हुई। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई हुई आपकी? एमए किया था मैंने हिंदी से वहाँ पर, और फिर उसके बाद वोकल का प्रयाग संगीत समिति से 5th ईयर तक कोर्स किया था, और सितार में 2 साल जूनियर डिप्लोमा लिया। कला संगीत साहित्य में काफी रुचि रही है आपकी। हाँ, 7th में थे तब से बहराइच में, तब मैं 7th क्लास में थी। तो एक संगीत विद्यालय था, शांति संगीत विद्यालय, तो उसमें मैंने पहले जाना शुरू किया था। तो वहाँ अलंकार से 1st ईयर 2nd ईयर किया था। फिर उसके बाद जब पढ़ाई पूरी हुई तब मैंने फिर से स्टार्ट किया और 5th ईयर तक किया। फिर तो शादी तय हो गई तो फिर यहाँ आ गई। कब शादी हुई आपकी? मेरी 78 में शादी हुई, फिर हम लोग यहाँ आ गए। और शादी के बाद 76 में मेरा एमए हो गया था कंप्लीट। अच्छा, और 78 में शादी हुई थी। उसके बाद की जर्नी क्या रही आपकी? उसके बाद भी उसके काफी बाद आपने की जर्नी ये थी कि 1-2 साल तो मैं ससुराल में गीता गार्डन में रही, और हमारे फादर इन लॉ बहुत लर्नेड फैमिली थी। हमारे फादर इन लॉ भी हिंदी से एमए थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर थे, और भाई बहन भी 8 भाई बहन थे लोग। वो लोग भी सभी वेल लर्नेड थे और सब अच्छी अच्छी जगह पर हैं। और हमारे हस्बैंड जो हैं यहाँ पर गोरखपुर में एमजी पीजी कॉलेज में फिज़िक्स में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। अच्छा, आपका 8 बार अबॉर्शन हुआ जी। तो उस समय बहुत ही बुरे वक्त से, या फिर कह सकें कि जीवन का बहुत ही हाँ, सेंसिटिव टाइम। बहुत ट्रेजिक तो था ही, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार ये हौसला करती थी कि अरे चलो कोई बात नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। लेकिन लास्ट जो 8वां हुआ फुल टर्म बेबी, वो से थोड़ा दुखद लगने लगा कि अब बहुत हो गया। उसके बाद फिर एक 3rd मंथ तक रहा, और मैं उधर बीएड भी कर रही थी, इधर बहुत जल्दी फिर से प्रेगनेंसी हो गई। तो ये हुआ कि फिर छोड़ देंगे पढ़ाई और इसको कंप्लीट, लेकिन वो फिर ऐसा हो गया तो हम लोगों ने, और इधर मेरा घर भी बन रहा था और मेरा पढ़ाई भी चल रही थी। मैं कारपेंटर के बक्से पे बैठकर नोट्स बनाया करती थी। तो खैर पहले तो लग रहा था पता नहीं पास भी हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि पढ़ाई मैंने की नहीं थी, लेकिन 2nd डिवीज़न पास हो गए और हो गया। अच्छा, बच्चों को लेके समाज में बड़ा मतलब एक कहा जाता है ना कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते, फिर जिन पुरुषों के, जिन पति पत्नी के बच्चे नहीं होते, समाज का रवैया उनके साथ बड़ा अलग रहता है। हाँ। तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? कैसा रहा आपके साथ भेदभाव, बर्ताव? हाँ, थोड़ा ससुराल में रहा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ तो था ही कि नहीं हो रहा है, ऐसा है। और हम जो कहेंगे कि हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ काफ़ी ठीक थे। बहनों से थोड़ा कष्ट हुआ कि उन जो प्रवोक करती थी कि ऐसा कहो वैसा कहो। तो फिर हमने कहा कि जो तकलीफ़ें हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगी कि अभी प्रेगनेंसी ना की जाए। हम लोग अलग रहने लगे, तब मैंने उसको
किया जिससे ठीक ठाक हो। तो फिर उसके बाद किया, और 7th मंथ में फर्स्ट जो था, तब अल्ट्रासाउंड चूंकि नहीं होता था तो पता नहीं चला। 4th मंथ में ही उसकी ग्रोथ रुक चुकी थी और हमें कोई इंडिकेशन नहीं आया। 7th मंथ में उसको फिर अबॉर्ट कराया गया और 10-12 दिन तक एडमिट करके, मतलब काफ़ी तब के हिसाब से बहुत कष्ट था। फिलहाल हर बार एक हौसला होता था कि कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोई मुझे और इन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। लगता था कि ठीक है, किसी वजह से ऐसा हो गया है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब लास्ट हुआ तो लगा कि अब काफ़ी हो गया, अब नहीं करना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब नहीं करेंगे। लास्ट वाला जो बेबी था आपका था 9 महीने 93, हाँ वो 93 92 में था। 92 93 में एक और 4th मंथ का हुआ था। फिर उसके बाद फिर मैंने इसको रोक दिया, डिसाइड किया कि अब नहीं करना। तो समाज में सास ससुर का क्या रवैया रहा, क्या व्यवहार, क्या ताने कैसे? मैं ये कहूँगी कि मेरे इन लॉज इसको बहुत ज़्यादा उससे नहीं लेते थे। फिर मैं अलग भी रहने लगी तो 2 साल बाद मैं अलग रहने लगी थी। तो लेकिन हाँ, आना जाना और मतलब मिलना और उनके लिए जो सेवा जो करना चाहिए हम लोग करते थे। कभी हमने अपनी तरफ से, लेकिन हाँ, हमने कोई मदद ना मुझे मिली ना हमने ली, जिसे कहना चाहिए कि मैं भी इस स्वाभिमान में थी कि मैं अपना अकेले कर लूँगी सब कुछ। तो जब मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिट होती थी तो कोई नहीं आता था, हम 2 रहते थे। कोई रिश्तेदार, और कोई परिवार के नहीं? परिवार के कभी नहीं, बहुत कम। लास्ट डे आके देख लिया, अच्छा ठीक, और मतलब ऐसी बातें कहना कि जो कि अच्छी नहीं है, क्या कहें उसके लिए, छोड़िए। तो दुख होता था कि हम तो इस कष्ट में हैं और लोग ये कह रहे हैं। किसी ने उसमें ये कहा कि ये आज़ादी चाहती थी इसलिए इन्होंने अबॉर्शन करा लिया है। तो हमने कहा ऐसा कौन सा बेवकूफ़ होगा जो 7th मंथ में अबॉर्शन कराएगा। इतने पढ़े लिखे तो सभी लोग होते हैं कि, लेकिन अब ठीक है। सुनने में मिला कि लोगों ने कहा कि वो आज़ाद रहना चाहती है इसलिए ऐसा करती है बार बार। तो समाज में ये रहता था कि तुम ये पूजा कर लो, वहाँ चले जाओ, ये जोशी के पास चले जाओ, ये करो, क्या प्रॉब्लम है। सबको बड़ी फिक्र रहती थी कि जब ये कहो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जैसे विश्वास करने की बात किसी के नहीं रहती थी कि ये सच नहीं बोल रही हैं। जिसने मैं उस समय कहा, मैंने सारी रिपोर्ट दिखा दी, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने इधर थोड़े आध्यात्मिक उसमें आ गए। वैसे मैंने और शुरू में जब डॉक्टर कुट्टी को दिखाने गए थे तो महर्षि महेश का एक आश्रम था वहाँ पे हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो मैंने 3 दिन का क्या कहते हैं मेडिटेशन कोर्स उनके यहाँ किया था। अच्छा लगा। वो कहते थे 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम करिए, तो वो मैं रेगुलर करती रही। फिर उसके बाद जब मैंने विपश्यना किया तो ये लोग 1 घंटा कहते थे करिए कम से कम। तो हमने फिर उसके बाद रेकी किया 3rd डिग्री तक। फिर उसके बाद विपश्यना किया 10 दिन रह के। मतलब जो समाज आपके यहाँ अगर बच्चा हो जाता है, उसके मुंडन में, उसके छठी भरी नहान में आपके यहाँ ढेरों उपहार लेके खुशियाँ मनाने आता है, वही समाज, वही परिवार क्यों ऐसा बर्ताव करता है? कोई पति पत्नी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा नुकसान हो। अपने खून से वो पाले होते हैं, अपने खून, एक माँ कभी नहीं चाहेगी उसके बच्चे को खो जाए। लेकिन ये सच है, इस समाज में इतने क्रूर लोग हैं कि जब आपके दिन अच्छे होंगे तब आपके साथ आगे पीछे रहेंगे, लेकिन अगर आपका दिन थोड़ा सा भी बुरा होगा तो ये समाज दूरी बना देता है। और इसी समाज के दिखावे के लिए आप मरते हैं। यही समाज है जो बच्चे न होने पे ताने देता है और बच्चे हो जाने पे उपहार देता है या फिर तरह तरह की बातें करता है। आप इसी समाज को खुश रखने के लिए जिंदगी भर कमाते हैं। आप इस समाज को कभी खुश नहीं रख सकते हैं। आप कितना भी कर देंगे, आप बुरे बने रहेंगे। उससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी अपने ढंग से जी ली जाए,
जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो विपश्यना के बारे में आप बता रही थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस? कैसे वहाँ का गुजारा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। क्या कहते हैं, हम लोग 10 दिन शुरू में तो बड़ी रुलाई आती थी, लगता था कि इतनी देर कैसे, लेकिन बाद के दिनों में तो लगने लगा कि हमें वो जिसको कहते हैं ना कि बताया नहीं जा सकता, अविगत गत कुछ कहत ना आवे, वो वाली बात थी कि हम किसी से उस समय मुझे क्या फीलिंग हुई और क्या कितना अच्छा लगा वो मैं उसको वर्णन नहीं कर सकती। और वही कारण है कि मैं फिर उसको कभी मैंने छोड़ा ही नहीं, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रही। और मॉर्निंग में सुबह एक टाइम तो निश्चित रहता है। कौन से सन में विपश्यना किया था आपने? 97, 96 या 97 क्या है। परिवर्तन आए विपश्यना करने के बाद? उसकी दिनचर्या क्या थी? वैसे तो मैं कहूँ कि मैं बहुत एंग्जाइटी वाली हूँ, बातें बहुत जल्दी फील होती हैं और बहुत दिनों तक परेशान करती हैं। लेकिन उससे ये रहा कि हम अपने को काफ़ी अच्छा महसूस करने लगे और अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने लगे। जो मुझे इच्छा होती थी, मेरे हस्बैंड का इसमें कोई वो नहीं था। शुरू में जॉब के लिए मैंने कहा तो वो जॉब चाहते थे नहीं करें, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कोई चीज़ सीखने के लिए कभी नहीं रोका। आप जो भी करना चाहिए, और जिस उम्र में जब भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये मेरा इसी तरह से विपश्यना में वो मुझे पहुंचा के चले आए 10 दिन घर। और क्या कहते हैं, मैं रही। तो कहते हैं ना कि जैसे एकदम लगता है कि आपको साक्षात आप जिस इस देव को कह रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको। इतनी अच्छी फीलिंग होती थी और आपको अपने फिजिकल शरीर में महसूस होता था कि हम काफ़ी ठीक हैं। शायद इतनी बीमारियों, इतनी तकलीफ़ों के बाद अगर हम फिर से और कुछ सीखते रहे या करते रहे, तो ये शायद उसी की हिम्मत रही विपश्यना की होगी। हिम्मत रही। हाँ, विपश्यना मेडिटेशन से ही शायद इतनी हिम्मत रही कि मैं जब कुछ होता था उसके बाद फिर खड़ी हो जाती थी कि अब ये करना है। अब जैसे अभी मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो लंग्स में फाइब्रोसिस, तो पहले तो हमें किसी ने नहीं बताया। ये था कि जब MRI किया गया कि शायद कोई तुक्के की दवा, ये शब्द था डॉक्टर का जो हमें पहचान के थे, लग जाएगी तो बच जाएंगी। ये स्थिति थी? हाँ, कहने क्या लगी कौन सी कह बीमारी नहीं हुई सकती। थी? लंग्स में फाइब्रोसिस हो गया, अभी है। ये अच्छा। ठीक नहीं होगा। जस्ट लाइक डायबिटीज़, आप इसको मैनेज किए रहेंगे हम अब सारी ज़िंदगी। तो क्या कहते हैं, उस समय तो हमें नहीं लगा, और लेकिन जब ये उन्होंने लगा कि हमने बैलेंस कर लिया। एम्स में सुबोध कुमार पांडे हैं। फिर आपने विपश्यना के बाद आपको ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। हाँ, फिर आप उससे भी 2004 फाइट में करती हैं। ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तब कदम कदम पे मुश्किलें आई, लेकिन आपने सब पे विजय पाती रही। जी, तो ब्रेस्ट कैंसर के दौरान कैसा वक्त रहा, कैसा उस गुजरा? समय तो जब मैं पहले तो यहाँ पे FNAC कराया, पता चला, तो ये इन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा। यहाँ 2 लोगों की उसमें डेथ हो चुकी थी हम लोग के पहचान के। तो कहने में, नहीं, यहाँ तो रुकना ही नहीं है तुम्हें। तो हम लोग टाटा मेमोरियल गए, और उस समय वो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था। मैं कहूँगी कि डॉक्टर सब, आप उनको बुला लीजिए कि सुनिए ये बात है, तो सुनते थे। आप ज़रा सुनिए तो वो चले आते थे। इतना अच्छा वहाँ का तो जो हमने अब जो वहाँ के ब्रेस्ट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर बड़वे, मैंने उसमें लिखा कि मैं उनसे ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। तो वो आए, तो फिर उन्होंने किया ऑपरेशन। फिर उसके बाद ये हुआ कि कीमो आप एक ले लीजिए तो देखें आपके ऊपर क्या असर होता है, तब उसका वो लिखा जाए। मैं बहुत रोने लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जाइए अपने शहर में कराइएगा। तो 6 कीमो मैंने अपने शहर में कराए, लेकिन कहने लगे कि रेडिएशन। क्या होता है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी में आपको नस से वो दवाएं चढ़ाते हैं कि चूंकि ऑपरेशन होता है, तो उम्मीद करते हैं कि शायद उसके वो कहीं कहीं शरीर में और ना पहुंच गया, सेल्स कैंसर हाँ, तो उससे फिर से कहीं ना हो। तो पहले तो कीमो करते हैं, उसमें जो दवा डालते हैं
उससे मेरा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है ना, तो उससे ये दिक्कत आती कि मैं खाना नहीं खा पाती। एक चम्मच चावल खाओ, वोमिटिंग। मैं अगर आपसे इतनी देर बात नहीं कर सकती थी, मुझे वोमिटिंग होने लगेगी या गला फंसने लगेगा। वो 6 चले मेरे। 6 करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के लिए यू मस्ट कम। आपको ठहरने का जगह नहीं हो तो मैं बताऊं, इतना मतलब ये कोई डॉक्टर नहीं कहता, मैं आपके ठहरने का इंतज़ाम करवा देता हूँ और आपको यहीं रहना होगा 2 महीने कहाँ इंतज़ार। पे, दिल्ली में? बम्बई, अच्छा, टाटा बम्बई। मेमोरियल। टाटा मेमोरियल। तो सबसे पहले जाके उन्होंने जहाँ कहा था वहाँ गए, तब तक में मेरा कुछ और अच्छा इंतज़ाम हो गया, तो फिर वहाँ मैंने रहने लगी और 2 महीने रेडिएशन कराया। तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स थे उन्होंने बहुत तकलीफ़ दिया, ये थी। और काफ़ी दिनों तक दी, जिसे कहते हैं, हमको लगा कि हम लोग 2011-12 में जाके कुछ अपने को ठीक महसूस करना शुरू किया। 2004 के बाद 2008-9 तक तो ट्रीटमेंट चलता रहा, वो दवाएं 5 देते सालों रहे। तक? हाँ, वो ऐसी दवाएं देते हैं, कुछ हार्मोन्स देते हैं कि उससे भी तकलीफ़ें होती रहती हैं। फिर जब वो बंद हुआ कि अब सिर्फ कैल्शियम ही आपको लेना है, बोन्स की प्रॉब्लम उसी समय से शुरू हुई। तो पहले तो मेरी रीढ़ की हड्डी की 2 वर्टिब्रा खिसक गई थी। रीढ़ की हड्डी की? मतलब कहा हाँ, जाता है कि कैंसर बीमारी को सुन के ही आधे प्राण हाँ, निकल जाते हाँ। हैं तो लोगों को, लेकिन आपने उस पर विजय हाँ, पाया फिर। तो लेकिन हमने बैलेंस कर लिया। जिम में डॉक्टर से बात किया सबसे कि क्या एक्सरसाइज करते हैं, कितनी कर सकते हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो वो मेरा 6 महीने मुझे लगा, फिर हम बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने कहा बेल्ट बांधिए, ये करिए, वो करिए। ऐसे झुकने में थोड़ी दिक्कत होने लगी थी, तो वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर गॉल ब्लैडर वाली प्रॉब्लम आई। वो गॉल ब्लैडर में क्या हो फिर आपको? गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया था और मेरा उसी समय यूरोप ट्रिप का प्रोग्राम बन गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप जाने का प्रोग्राम मत करिए और क्या कहते हैं, जल्दी ऑपरेशन कराइए। तो हमने कहा नहीं, वो तो मैं जाऊंगी ही और आप बताइए कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, कि वहाँ पे हम क्या कर। तो इंश्योरेंस वगैरह करा लिया था और उन्होंने कहा 7 इंजेक्शन लेके जाइए और कोई उसमें डॉक्टर्स होंगे ही आपके ग्रुप में, तो आप उनसे दर्द हल्का शुरू हो तभी आप लगवा लीजिएगा। तो मुझे 7 में से कहीं 1 दिन लगेगा तो 2 दिन 3 दिन चलेगा, तो 15 दिन में 7 इंजेक्शन सब हमारे ख्याल से 3 इंजेक्शन मुझे लगाने पड़े। गॉल ब्लैडर में स्टोन था, उसी में आप यूरोप की यात्रा की? हाँ, मैंने उन्होंने क्या क्या जैसे प्रिकॉशंस ये सब थी कि खाने में आप दूध की बनी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, तो वहाँ तो वैसे भी और या तो नॉन वेज होता है, जो कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तो बड़ा मुश्किल रहा होगा। हाँ, तो फ्रूट्स वगैरह, दूध वगैरह, दूध तो ले ही नहीं सकती थी, जूस वगैरह ये सब लेके 15 दिन घूम के वापस आ गए। फिर यहाँ ऑपरेशन कराया। पथरी तो का? ऑपरेशन कराने में भी यहाँ पर उन्होंने जब देखा तो एक एंडोस्कोपी में उन्होंने कहा कि आपको सिस्ट है, यानी मतलब आपको दोबारा कैंसर है। तो इन्होंने कहा फिर तो हम लोग फिर वापस चलेंगे वहाँ। तो ये हुआ कि पहले हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में सर गंगाराम में दिखाया कि क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्यों वहाँ पे गोरखपुर में लोगों ने ऐसा कहा, सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन है, डक्ट में फंस गया है, इसलिए इन्हें इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो कहने लगे कुछ नहीं, आप परेशान हो तो यहीं ऑपरेशन हो जाएगा। तो इन्होंने कहा जब ये कर ही रहे हैं तो इसको हार्निया भी है, उसे भी कर दीजिए। तो वो दोनों एक साथ किया, लेकिन पता नहीं कैसे उसके बाद फिर वो वापस आ गया। अब थोड़ा ज़्यादा आ गया, ज़्यादा निकला हुआ है। तो हमने अभी तक तो ऑपरेशन नहीं कराया, बाद में देखा जाएगा अगर कभी ज़रूरत पड़ी या तकलीफ होगी तो। अच्छा, कैंसर पे जीत पाने के बाद आपने कई सालों तक कैंसर से जो पीड़ित मरीज हैं उनके लिए भी सेवा का काम किया। हाँ, उसमें तो कितने सालों तक आपने? 2006 से 2019 तक। 13 साल। फिर हाँ, और क्या कहते हैं, और बहुत अच्छा लगता था पेशेंट से मिलके। क्या कहते हैं, वो सब कहते थे आप मैडम जो बता रही हैं, मैं असम से आया हूँ, मैं वहाँ पे, आप मुझे कागज़ दे दीजिए, मैं इसकी फ़ोटोकॉपी करा के सबको दूंगा वहाँ पर। आपने इतनी अच्छी डाइट लिखी, हम लोगों को इससे बहुत आराम है। तो आपने डाइट क्या उन लोगों के लिए लिखी थी?
वो मैं कागज आपको दिखा सकती हूँ। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हाँ, दिखाइएगा। लेकिन उसमें जैसे रहता है, पहला तो गेहूं के जवारे आप लीजिए। तो जैसे 7 गमले लगा के उसमें 7वें दिन जो जवारे एक गमले में होते हैं वो बहुत फ़ायदा करते हैं। जूसेस सारे बहुत फ़ायदा करते हैं। आप लीजिए, रफेज भी लीजिए, मूंग है, चना है, इसका क्या कहते हैं अंकुरित लीजिए। पहले पेशेंट कहते थे, जैसे ये रहता था ब्लड की कमी होगी तो अनार का रस लीजिए। मैं कहती थी कोई ज़रूरी नहीं है कि, तो कहते थे इतना महंगा है हम लोग कैसे खा सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप गाजर का रस पीजिए, आप क्या कहते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं उसको लीजिए। तो सोयाबीन उस समय बहुत फ़ायदा करता है। सोयाबीन, तो सोए का भी मिल्क मिलता है बाज़ार में। तो हमने कहा उसका पनीर है, उसका दूध है, उसकी वो चीज़ें आप इस्तेमाल करिए। तो पेशेंट बहुत हमसे मुतमईन थे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सारी बातों को इस तरह से बता पाएँ, इस तरह से एक्सप्लेन करें। तो ये फिर उसके बाद ये मैं करती रही। और वहाँ पर मेरे इंतज़ाम बड़े ख़राब थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं, कुर्सियाँ टूटी हैं, कुर्सी मेज़ किसी ने पोंछी नहीं, मुझे कोई चपरासी नहीं मिला। मैं खुद जाके जो डॉक्टर्स जहाँ पे देखते हैं, तो बाहर जो पेशेंट बैठे रहते हैं वहाँ पे खड़े होके अपने पर्चे से पेशेंट को सुनाना कि तुम्हें ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ऐसे कपड़े पहनोगे, ढीले कपड़े, कॉटन कपड़े पहनोगे तो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। और हर पेशेंट को के जो साथी, जो उनके परिवार वाले बैठे, उनको मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर ब्लड देना पड़ता है, आप लोग आराम से दीजिए। जिसका ब्लड मिलता है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक बोतल ब्लड देने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता और आपका पेशेंट अच्छा हो जाता है। वहाँ से लेना अच्छा नहीं है। और ये बीमारी जो है इन्फेक्शन की नहीं है। आप अपने पेशेंट को प्यार से अच्छे से खिलाइए पिलाइए, साफ उसको वो कमज़ोर है, उसको तो आप नहा धो के कपड़े साफ पहन के उसके पास जाइए कि उसको इन्फेक्शन ना हो। आपको कुछ नहीं होगा। कैंसर क्यों होता है अभी ये भी बहुत ठीक से क्लियर नहीं है। गैस करते हैं लोग कि जो लोग बहुत तंबाकू खाते हैं उनके गले में हो जाता है। जैसे मुझे इतनी प्रेगनेंसी में इतनी दिक्कतें आई तो हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस हुआ, इस वजह से हो गया ब्रेस्ट में। तो ऐसे ही हर जगह का आंत में कुछ आपने बहुत ऑयली बहुत ये लिया, इस वजह से हो गया। लेकिन सही अभी भी कोई लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, उनको भी हो जाता है। हमने तो कभी मिर्च मसाला खाया ही नहीं, बहुत ऑयली हम लोग खाते ही नहीं थे, फिर भी हो गया। ये बहुत ही बड़ी बात है, प्रेरणा का स्रोत है कि कैंसर को हरा के 13 साल तक कैंसर से पीड़ित लोगों की आपने सेवा की और निस्वार्थ भाव से सेवा की। जीने की जो उम्मीद हजारों लोग हार चुके थे, उनके जीवन में आपने एक दिया जलाया उम्मीद का कि तुम ठीक हो सकते हो, तुम स्वस्थ हो सकते हो। और उसका परिणाम आया भी होगा, काफी लोग ठीक हुए भी होंगे। बिल्कुल। क्या कहते हैं, मैं अगर क्या करती थी कि जहाँ डॉक्टर्स और पेशेंट बैठे हुए वहाँ वार्ड्स में खड़े होके ज़ोर से क्या कहते हैं सारे पेशेंट सुन लें। जो बहुत सुन नहीं सकते हैं, मैं उनके लिए उनके बिस्तर के पास जाके, उनकी पलंग के पास जाके उनको ठीक से समझाती थी कि क्या करना है। उनके जो घर वाले हैं उनको कि आप अपने पेशेंट का ठीक से प्यार से अच्छे से ख्याल रखिए। तो और एक वार्ड में घूमना जहाँ रेडिएशन हो रहा है, जहाँ कीमोथेरेपी चल रही है, जहाँ पे पेशेंट को क्या कहते हैं दवाएं दी जा रही हैं, एडमिट किया गया, तो मैं हर जगह जा के, अगर मेरे पास पेशेंट पता ही नहीं चलता तो मैंने कहा वहाँ कुछ बोर्ड लगा दीजिए कि पेशेंट को पता चले कि हम ऐसा करते हैं। तो वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो उस समय मुझे बड़ा जोश था, तो मैंने इस तरह से किया। कुछ सुविधाएं उन्होंने दी, मेज़ कुर्सी थी, एक लाइब्रेरी, फिर लाइब्रेरी में नहीं आप बैठ सकती हैं, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी सेवा नहीं, डॉक्टर्स में भी का सामना आपको करना पड़ा। हाँ, डॉक्टर्स में भी कभी किसी ने कहा कि आप तो अखबारों में छपने के लिए आती हैं। हमने कहा कितनी बार छप गए।
तो बस ये सब सुनना पड़ता है। मतलब जब आप अच्छे कार्य को भी करने निकलेंगे हाँ। तब भी आपको तरह तरह की समस्याओं का विरुद्ध कर सामना करना बिल्कुल ही करना पड़ेगा। पड़ता है। पेशेंट बहुत से पूछते थे कि आपको कितना मिलता है? मैंने कहा हमें कुछ नहीं मिलता है। क्या ये तो हो ही नहीं सकता। मिलता ऐसे होगा ऐसे कहीं। कोई थोड़े ही कुछ करता है। ऐसे कोई फ्री में थोड़े करता है हाँ। कोई तो सरकार कभी किसी एनजीओ। ने कहा कि ब्लड के लिए, मैंने कहा आप लोग अपने घर वाले अगर मैच करता है तो दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहे कि आप दे दीजिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल दे दूँगी, मुझे हो चुका है कैंसर, अगर आप चाहें तो मैं दे सकती हूँ ब्लड, अगर डॉक्टर कहेगा तो मैं दे दूँगी। तो बहुत फिर कुछ मतलब बोले भ्रांतियां नहीं। हैं। आप भला भी करने जाओ उसके बाद तरह तरह हाँ, की बातें नहीं, लोग सुनाए भी आपको। नहीं ये होता ही है। तो फिर लेकिन उस समय बहुत जोश था, मैंने फिर उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी। फिर मैं हिम्मत हारी नहीं आप। ये काम मैंने छोड़ दिया। फिर इस बीच उसी बीच में वनवासी छात्रावास है यहाँ पर, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से 24-35 लड़कियों का ग्रुप मंगाते थे वो, 24 लड़कियों का, कभी 35 लड़कियों का, अरुणाचल से, मिज़ोरम से, क्या कहते हैं, नागालैंड से, वहाँ जितने और भी हैं, शिलोंग वगैरह से सब आती थी लड़कियाँ। तो उनको मैंने वो गांव से उनको कुछ भी नहीं मालूम था, तो हम लोग एक फर्स्ट एड का कोर्स कराते थे जिसमें कि डायरिया है, टाइफाइड है, छोटी छोटी बीमारियां हैं, मलेरिया हो गया है वहाँ पे हो सकता है, तो उसके में भी लोग मर जाते थे। जो बच्चे पैदा होते उसमें कभी माँ की डेथ हो रही है, कभी बच्चे की डेथ हो रही है, क्योंकि ठीक से किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनको नागलिया में भेजकर उनका इंतज़ाम था, वहाँ पे कैसे होता है, क्या करना है, वो कराते थे। फिर मैं कहती थी कि जब 6 से 7 मैं एक लेक्चर देती थी कि आप लोगों को खाने पीने में यहाँ कोई दिक्कत है या कोई और परेशानी है, या जो बातें आपको, एक जेंट्स टीचर थे वो पढ़ाते थे, जगदीश जी, तो हमने कहा कोई चीज़ें उनसे पूछने में शर्म आई या आप नहीं पूछ पाए तो आप हमें बताइए, मैं बता दूंगी, और मैं अगर नहीं बता पाई मैं एक लेडी डॉक्टर को बुलाएंगे ब्लैक बेल्ट पे, वो आपको समझा देंगे। ग्रेट, बहुत ही शानदार काम किया आपने। तो एक किरण श्रीवास्तव करके थी, एक डॉक्टर एस एन अग्रवाल की बहू थी, उसने 2-3 डॉक्टर्स आए और उन्होंने उसके बारे में बच्चों को ठीक से समझाया। तो ये मैंने 3-4 साल किया। उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह हुए, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जिस तरह से जो वार्डन थी, जिस तरह से मैं चाहती थी कि बच्चों को डील किया जाए, वो नहीं हो पा रहा था। तो सबने कहा सब जगह कुछ ना कुछ होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कहा नहीं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, इसलिए। तो फिर लेकिन उसके बाद वो बंद हो गया। इसका मुझे दुख हुआ कि मुझे थोड़ा, मैं बर्दाश्त कर लेती और वो चलता रहता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर उसके बाद वो बंद ही हो गया। लेडीज़ यहाँ से फिर तब से लड़कियाँ नहीं आई, लड़के आते हैं, छात्रावास में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर कब आपने, कोरोना आ गया 2 साल फिर 2019 हाँ, तक। तो जब कोरोना 19 में नहीं आया हुआ था, उसी समय मैंने ये ज्वाइन किया कराटे। अच्छा। जिम जाती थी, तो जिम में क्या कहते हैं, जो हमारे टीचर हैं मार्शल आर्ट के, उन्होंने किसी को भेजते थे, किसी लड़के को जो ट्रेंड था, कि यहाँ पर सिखाओ। तो मतलब हमारे उसने कहा कि जो ओनर थे कि ऐसा है कि मैम आप ऊपर चली जाइए। मैंने कहा क्यों? कहले आप चली जाइए। हमने कहा क्या है? तो गए, फिर देखा मार्शल आर्ट का वो है, तो हमने कहा ठीक है सीखते हैं। तो वहाँ पे जो लड़के थे, मैं तो बहुत ज़्यादा एज थी मेरी उस समय, और वो सब छोटे छोटे 22-24 साल के लड़के। तो वो लोग कहें आपकी वजह से बहुत लेट होता है, आप बहुत धीरे करती हैं, और क्या कहते हैं, जैसे एक काता होता है, आई बनाते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर लौटते हैं, फिर ऐसे आते, फिर ऐसे खड़े होके उसमें आपके वो करते हैं। में लोग रिटायर हो जाते हैं, कहते हैं बस अब एक ही काम बचा है, अंतिम समय का इंतजार करना है, प्रभु के गुण गाना है। उसके बाद 60-65 साल की उम्र में आपने एक नई जर्नी शुरू की। बिल्कुल। तो फिर उसमें बच्चे तो डिप्रेस करते थे, वो टीचर जो था मेरा मुझे देखे ही ना। मैंने कहा आप बोलते हैं, मुझे यहाँ तक सुना ही नहीं दे रहा है, मैं इधर खड़ी हूँ। फिर मैंने ओनर से कहा, तो उसने शायद उन्हें बोला होगा, तो उन्होंने, तो वहीं से मैंने येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट ले लिया था। तो फिर उसके बाद
ब्लू बेल्ट के बाद ही शायद मुझे एक बैक किक मारते हैं, घूम के मारते हैं। तो सर ने कहा कि आप अपने घर में बहुत ऊंचा अगर नहीं कर पा रहे हो तो जितना बॉटल या क्या कहते हैं मच्छियाँ रख के उसके उस घूम के आप करिए। तो उसमें ही कुछ मैंने कुछ और ऊंचा करके करना चाहे, इतना तो कर ही ले रहे हैं, तो उसमें मेरा पैर फंस गया, तो ये फ्रैक्चर हो गया। उसी समय एग्ज़ाम होने वाला था, तो हमने सर से कहा अच्छा, जो यहाँ कराटा सीखने के हाथ फ्रैक्चर हुआ कि पैर फ्रैक्चर हुआ? नहीं, हाथ, ये हाथ कलाई, फ्रैक्चर हुआ। ये देखिए अभी भी निशान है उसके उसका। बाद भी आपने हार नहीं मानी? हाँ, तो हमने कहा कि फ्रैक्चर वैक्चर होने से कुछ नहीं होता, मुझे सब याद है, मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ। ग्रेट। तो उसने जाके, जो यहाँ सिखाते थे, उसने वहाँ जाके कहा, तो जो बॉस थे, जो एक तरह से टॉप पोस्ट पे थे, तो उन्होंने कहा ये कौन है जो इसे मतलब फ्रैक्चर में हाँ एग्ज़ाम देना चाहता है? तो कहने लगे हाँ एक लेडी है, वो इतनी बड़ी हैं, और कि नहीं मैं तो इम्तहान दूंगी, तो आप जैसे भी हो, जैसे पूछिएगा वो बता दूंगी। तो फिर वो एग्ज़ाम लेने आए थे, तो मुझसे कराया। उनको डर लग रहा था कहीं, तो हमें नहीं पता था, उन्होंने वीडियो बनाया उसका। बाद में हमने देखा, तो एग्ज़ाम हुआ और मुझे ए सर्टिफिकेट मिला। मेरे सारे ए सर्टिफिकेट हैं। तो कब आपने ब्लैक बेल्ट अचीव किया? 2021 में। 2021, मात्र 3 साल की जर्नी में हाँ, आपने ब्लैक बेल्ट अचीव कर लिया। हाँ, उसके लिए एग्ज़ाम, ब्राउन बेल्ट के एग्ज़ाम के लिए दिल्ली से आए थे, ये सब तो होम ये लोग लेते थे एग्ज़ाम, और ब्राउन बेल्ट के लिए दिल्ली से आए थे 2 लोग, उन्होंने लिया। फिर उसके बाद इसके लिए हम बनारस गए थे। तो जो अक्षय कुमार हैं ना, वो क्या कहते हैं, कूडो के चलाते हैं, जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, कराटे है, ताइक्वांडो है, सारी चीज़ें। तो उनमें से एक मेहुल वोरा करके और एक आशीष सिन्हा करके 2 लोग आए हुए थे। तो एग्ज़ाम के लिए पहले तो उन्होंने कहा कि आप सब कुछ भूल जाइए और याद रखिए जिसकी हड्डी टूटेगी वो हॉस्पिटल जाएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है। फिर उसके बाद जो रोल करना है, ये करना है, तो उन लोगों ने ज़्यादातर फाइट ही करना सिखाया कि ये मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे ये ज़्यादा सिखा रहे थे। कितने दिनों तक आपने सीखा? तो वो 2 दिन का था, वो तो 2 दिन का वर्कशॉप था। वो वर्कशॉप 2 दिन का था। पहले दिन उन्होंने ये सब सिखाया, अपनी तरह से कराया, और दूसरे दिन आपने जो सीखा है उसका एग्ज़ाम, तो वो उसमें उन्होंने अप्लाई कर दिया। ग्रेट है। अब कल्पना करिए, इतनी कठिनाइयों के बाद, ब्रेस्ट कैंसर को हराने के बाद, हार्ट ऑपरेशन के बाद, नवा बच्चा 9 महीने का हो चुका था, उसको होने के बाद, ब्लड कैंसर से जीतने के बाद, हार्निया पथरी से जीतने के बाद भी 65 वर्ष की उम्र में, आप 66 वर्ष की उम्र में कराटे में ब्लैक बेल्ट अचीव करती हैं। कराटे की जो जर्नी शुरू होती है 60 साल के बाद शुरू होती है। यह कहानी पूरी दुनिया के हर एक महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जो महिलाएं 20 वर्ष, 22-25 वर्ष, महिला ही नहीं पुरुष भी, सिर्फ महिला को नहीं कहेंगे हम, हर एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि लोग अपने आप को बुजुर्ग मान लेते हैं, लेकिन कहाँ है, सोए हैं तो जागिए, और आपके सामने एक बहुत बड़ी ऊर्जा की स्रोत बैठी हुई है। ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत है, ऐसे लोगों का मनोबल आप बढ़ाइए। ये अनमोल धरोहर है, इनको देख के हम जैसे युवाओं को एनर्जी मिलती है। फिर उसी समय फिर मैंने कथक का कोर्स किया, 6 साल का वो होता है। कथक भी किया आपने? तो वो अभी पिछले साल क्या कहते हैं जुलाई में, जब मैं 69 की थी, तो एग्ज़ाम दिया मैंने, और भगवान की दया से हाईएस्ट मार्क्स मिले। 69 वर्ष की उम्र में कथक ने भी सबसे अच्छा नंबर लाया, और कथक सीखने की शुरुआत जो हुई थी 63 वर्ष की उम्र से। और इतना एनर्जी आता कहाँ से है आपके अंदर? सब कुछ यहाँ होता है। फिजिकल तो आदमी सोचता है सिर्फ कि इतनी देर तक करना, अरे कैसे पैर में दर्द होगा, ये होगा, बट अगर आपने यहाँ सोच रखा है, मैंने इसीलिए उस बीच कभी ट्रीटमेंट के लिए गई ही नहीं कि कहीं कुछ निकल आया तो मेरा छूट जाएगा। अच्छा, एक चीज और, भारत की महिला या पुरुष, खासकर महिलाएं 40 वर्ष की उम्र में अपने आप को बूढ़ा महसूस करती हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि कितनी भी तकलीफें हों, कितने भी जब हम इस दुनिया में आए हैं
दुख और सुख ये लगा रहता है, और सबको उसमें आप कितने अच्छे से अपना जीवन जीते हैं वही सबसे बड़ी, वो अपने को जो आत्मविश्वास और खुशी देता है वही सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए हर को करना चाहिए। हम क्यों घर बैठे हैं? हम तो अभी फिर सोच रहे हैं कि अगर हो सकेगा तो मेरा मन है कि जैसे अब मेरे पैर में दर्द रहता है, मैं फिज़िकल वर्क नहीं कर सकती हूँ, तो अब ये अच्छा रहेगा कि मैं स्टोरी टेलिंग छोटे बच्चों को कोर्स करूँ और उनको डांस कर कर के कहानियाँ सुनाऊँ। ग्रेट। अच्छा, अगर हो सकेगा तो ज़रूर करूँगी, यहाँ मिलेगा गोरखपुर में अगर तो। आपको घूमने फिरने का भी बड़ा शौक है, तब तक किन किन देशों की यात्रा की आपने? हाँ, इधर तो शुरू में तो हम लोग सबसे पहला हम लोगों का सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड का था। फिर उसके बाद हम लोग दुबई गए, और उसके बाद एक यूरोप का टूर 15 दिन का किया हम लोगों ने, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं जॉर्डन और इजिप्ट का किया, टर्की का किया, और एक हांगकांग, शेंजन और मकाऊ का किया, एक वियतनाम और कंबोडिया का किया, और क्या कहते हैं बस। अभी हाल ही में हमने देखी थी आपकी कुछ तस्वीरें भूटान की यात्रा से। तो हाँ। इतने देशों के घूमने के बाद क्या संदेश मिला, क्या कुछ सीखने को मिला? कहा जाता है कि घूमने से बहुत कुछ सीखता है व्यक्ति। नहीं, एक तो हम जिन लोगों से यहाँ पर मिलते रहते हैं वो मेरे विषय में एक कहते हैं, एक वो बनाए रहते हैं कि ये ऐसी ही हैं, ये तो ऐसी ही हैं, है ना। जो हमें नए लोग मिलते हैं वो हम और दूसरे शहर से आए हुए हैं, और हम लोग एक साथ 10 दिन 8 दिन रह रहे हैं, तो हम उनको वो हमसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं कि आपके शहर में क्या होता है, आपने क्या किया, उनके शहर में क्या होता है। तो वो बातें जो होती हैं और एक दूसरे से हौसले मिलते हैं कि आप क्या कर सकते हो। इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि हमारे हस्बैंड ने सोचा कि चूंकि मेरे पैर में तकलीफ़ है तो एक सीनियर सिटीजन का कोर्स ट्रेवल लेते हैं। तो हम लोगों ने सीनियर वर्ल्ड का एक ट्रेवल एजेंसी से लिया 7 दिन का भूटान का। और तो इन लोगों ने बोला कि हम लोग 8 बजे 8:30 बजे निकलेंगे और 4:30-5 बजे घर आ जाएंगे, आप रेस्ट कर सकते हो। तो उतनी जैसे SOTC में तो वो शाम को 8 बजे तक घुमाते हैं, शायद सुबह 8 बजे से, तो तुम्हें रेस्ट मिल जाएगा और घूम भी लेंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ गए तो दिल्ली से ही हमने ये तय किया कि हम जो है व्हील चेयर ले लेंगे, उतना एयरपोर्ट पे हमें नहीं चलना पड़ेगा। तो हम व्हील चेयर से गए। फिर उसके बाद जहाँ घूमना था, एक ब्रिज था और बहुत ज़्यादातर वहाँ बौद्ध टेम्पल थे जो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता था। भूटान तो उसमें से मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं। तो हमारे जो टूर मैनेजर थे वो जब आप चल नहीं सकती तो आप कैसे जाएंगी? तो हमने कहा कि आप तो एयरपोर्ट पे उससे चल रही थी व्हील चेयर से, और आप यहाँ पर कैसे? तो मैंने कहा वहाँ की बात दूसरी है, वहाँ मुझे ये सुविधा थी कि हम व्हील चेयर ले ले सकते हैं और 3-4 किलोमीटर हम पैदल क्यों चलें। और रहा घूमने की बात है तो हम धीरे धीरे, आप लोग चढ़िए हम भी चढ़ जाते हैं। तो ज़्यादातर मुझे लगता था मैं ही सबसे पहले चढ़ लेती थी। कितने किलोमीटर का रहा होगा वो? कितनी दूरी का? एक तो जो ब्रिज था वो 5 किलोमीटर था। अच्छा 5 किलोमीटर? हाँ, तो वो हम लोगों ने किया, सब लोगों ने, वो लोग आपस में, टूर मैनेजर ये गई थी वहाँ तक, ये वो ब्रिज तक पहुँच गई थी। ग्रेट। तो वो बहुत परेशान, उनको बार बार यही लग रहा था कि आप मत जाइए, आप जाएंगी तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा ना, और मैंने इंश्योरेंस करा रखा था। और ये सब लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप इंश्योरेंस यहाँ मत कराइए, यहाँ के डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं। मतलब हमने कहा ना, स्वास्थ्य और शिक्षा वहाँ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, ऊंचा नीचा, गरीब अमीर, कैसे भी हो, सबको पढ़ना है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। वहाँ उनका मोटो ये है कि मेरे देश में हर व्यक्ति खुश रहे। भूटान में और कुछ नहीं,
पैसा हो ना हो, हर आदमी के चेहरे पर खुशियाँ होनी चाहिए, वो सुखी रहे। और सच में वो देखने को मिलता है वहाँ पे। भूटान में ये वहाँ पे देखने को मिलता है कि आप दुकानों पे जो दुकानदार हैं उनसे बात करिए, आपको लगेगा कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतनी अच्छी तरह बात, इतनी अच्छी तरह आपको समझना, और कि बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शानदार अनुभव रहा आपका। और भारत के लोग सबसे कम यात्रा करते हैं। नहीं, करते हैं, ऐसी बात नहीं है। इधर मैंने देखा है कि लोग करने लगे हैं, पर उसको भी किस तरह किया जाए। किस तरह किया जाए? हाँ, एक क्वालिटी होती है कि आप किस तरह करेंगे। तो आपके हौसले बने रहने चाहिए। आप वहाँ पहुँच के ये नहीं कि इतनी सीढ़ी मैं तो नहीं चढ़ूँ, मैं तो नीचे बैठी हुई हूँ, आप लोग जाइए। तो वो वियतनाम में, कंबोडिया में कुछ ऐसे टेम्पल्स थे जिसमें स्ट्रेट ऐसी लोहे की सीढ़ियाँ थी और बहुत टेम्पल था। तो बहुत से लोग हमसे बहुत छोटे भी थे, उन लोगों ने मना कर दिया था। हम गए थे, हम दोनों चढ़े या फिर दोनों उतरे। गए घूमने तो घूम के आएंगे। हमने अपने टूर मैनेजर जब आए हैं तो घूम के ही जाएंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ सीखने को मिला नया। तो हम भारत नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति से कहना चाहेंगे कभी हिम्मत ना हारे। परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो जाए, आप उस पर हमेशा विजय पा सकते हैं। और इसकी जीती जागती उदाहरण हमारे सामने बैठी हुई हैं। तो धन्यवाद। और अगर बातें अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।